हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर एयर इंडिया के एक विमान की वजह से पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। कराची के आसमान पर आखिर क्या हुआ बताएंगे आपको। क्यों पाकिस्तान में मचा दी इस एयर इंडिया के विमान ने हलचल। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे एक चीज तो तय हो गया कि अपने भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता, चाहे वो अमेरिका हो या फिर भारत का पावरफुल कंट्री चाइना। बताएंगे चीन ने देपसांग और डेमचोक से 50% सेना को हटा लिया है दोस्तों, और कब तक बचे हुए 50% को भी पूरे तरीके से हटा लेगा। सबसे पहले आपको बताएंगे दीपावली से पहले भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बताएंगे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दे दी है धमकी, कह दिया है कि अगर कोई भी भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा का पता देगा उसको $5 लाख का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, साथ ही बताएंगे रफ्तार होगी 480 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दुनिया भर की सेनाएं करेंगी इंडियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल। कौन सा देश करेगा मदद बताएंगे दोस्तों। सारी जानकारियां विस्तार से, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर कराची के आसमान में एयर इंडिया के विमान ने पूरे पाकिस्तान को हिला डाला। महकमे में मचा दी हड़कंप। एयर इंडिया के एक विमान की वजह से पाकिस्तान में मच गई खलबली दोस्तों। दरअसल पिछले काफी समय भारत की तमाम एयरलाइंस बमों की फर्जी धमकी से परेशान है। इसी बीच पाकिस्तान के एयर स्पेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एयर इंडिया के पायलट ने अपने विमान में बम होने की सूचना दी। ये घटना तब हुई जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-147 ने हैदराबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। जानकारी के अनुसार हुआ ये कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के सूत्रों के अनुसार जैसे ही विमान ने हैदराबाद से उड़ान भरी, बम की धमकी की खबर मिलते ही कराची ATC को अलर्ट कर दिया गया। विमान के कैप्टन ने तुरंत पाकिस्तानी अधिकारियों को सूचित किया कि विमान में स्थिति नियंत्रण में है और उन्होंने बिना किसी बदलाव के यात्रा जारी रखने का फैसला लिया। विमान ने थार पाकर के पास पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश किया और नवाब शाह और कलात से होता हुआ अफगानिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। तो उधर एयर इंडिया के सूत्रों के अनुसार विमान लगभग 1 घंटा 35 मिनट तक पाकिस्तानी एयर स्पेस में रहा और इस दौरान करीब 700 समुद्री मील की दूरी तय की। फिलहाल बाद में फ्लाइट AI-147 ऑन रूट रही और लंदन की ओर निकल गई, लेकिन इस बीच कराची ATC और अन्य संबंधित एजेंसियों को बम की धमकी के चलते सतर्क रखा गया। लेकिन विमान की यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हुई। लेकिन इतने ही मिनट, इतने ही सेकंड में पूरे पाकिस्तान का होशो हवास उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, लगे हाथों आपको बता दें चीन ने देपसांग और डेमचोक से 50% सेना हटा ली पीछे। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच करीब 4 साल बाद हालात समान होते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों ने बहुत बड़ा समझौता किया है। दरअसल इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं साल 2020 की स्थिति में वापस जाएंगी और बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। अब भारत और चीन के बीच इस समझौते का असर जमीन पर दिखाई पड़ने लगा है। जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग में अब तक 50% डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। दोनों देशों की ओर से सेनाएं पीछे हटाई गई हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक डेमचोक और देपसांग में भारत और चीन की सेनाओं के बीच 28 से 29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि दिवाली से देपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग शुरू हो सकती है। उदाहरण के तौर पर डेमचोक और देपसांग के अलग अलग इलाकों में सैनिक 2 से 10 किलोमीटर की दूरी तक जाएंगे। दोनों देश एक दूसरे के कमांडर्स को पेट्रोलिंग के दौरान जवानों की संख्या बताएंगे, हॉटलाइन पर बातचीत करेंगे। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग की पूरी जानकारी और समय एक दूसरे को बताई जाएगी ताकि विश्वास बनाया जा सके। 1 महीने में यह 2 बार या उससे ज्यादा भी हो सकता है। दोनों देश अपने जवानों को अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति के तहत 50% तक पहुंच चुके हैं और अभी और लेकर आ रहे हैं। दोनों देश आपस में लोकल लेवल पर भी बातचीत करेंगे। टेंट हटाने के बाद और अपने फॉरवर्ड बेस को डेमचोक और डेपसांग से पीछे की तरफ ले जाएंगे और यह दूरी एक सीमित दूरी के तौर पर होगी। उदाहरण के लिए कहीं ये 2 किलोमीटर भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी। दोनों देश एक दूसरे की अलग अलग तकनीकी साधनों से निगरानी करेंगे और जो दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसका पालन करेंगे। इन दोनों इलाकों में जवानों की संख्या में कमी कर दी गई और उन्हें दोनों तरफ पीछे लेकर जाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि टेंट, शेड और सैनिक सब के सब हटाए जाएंगे। LAC पर से भारत की ताकत यहाँ पता चली है पूरी दुनिया को। जहाँ रशिया गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब ठीक उसी लेवल पर बैठे जहाँ पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग बैठे थे, यानी कि पुतिन के इस तरफ जिनपिंग, पुतिन के इस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे में एक बहुत बड़ा मैसेज भारत ने चाइना को दिखा दिया कि तुम कितनी भी चाले चल लो, कितना भी जोर लगा लो, कूटनीति में हमसे आगे नहीं रह पाओगे, ना कूटनीति में हमसे आगे जीत पाओगे। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस पहल का दिल से सराहना करते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
है। साथ ही साथ अगली और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा का पता देने वाले को $5 लाख का दूंगा इनाम। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दे दी है ये कहते हुए धमकी। बता दें, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। इस बार उसने भारतीय राजनेताओं के साथ कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय वर्मा को भी निशाना बनाया है। पन्नू ने वर्मा को वांटेड बताते हुए धमकी जारी की है। पन्नू ने बताया कि संजय वर्मा इस समय सुरक्षा घेरे में दिल्ली में है। पन्नू ने भारत के वरिष्ठ राजनयिक वर्मा की लोकेशन और ट्रेवल डिटेल देने के लिए $5 लाख के इनाम की घोषणा की है। कनाडा और अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू का भारत विरोध कोई नया नहीं है, लेकिन हालिया समय में यह काफी बढ़ गया है। बीते साल दावा किया गया था कि अमेरिकी में कथित तौर पर पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी। इसमें अमेरिका ने भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। इसके बाद से पन्नू भारत के लिए जमकर जहर उगल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय वर्मा खालिस्तानियों के निशाने पर क्यों है। तो आपको बता दें, कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने निजर हत्याकांड से जुड़े केस पर हाल ही में कहा है कि भारतीय राजनयिकों के तार उनके देश में हत्या जैसी आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं। संजय वर्मा का नाम भी इसमें कनाडा ने घसीट लिया है, जिनको हाल ही में भारत सरकार ने कनाडा से वापस बुलाया है। इससे संजय वर्मा भी खालिस्तानियों के निशाने पर हैं। हालांकि संजय वर्मा जी ने साफ इनकार किया है कि उन पर लगे आरोपों का कोई अधिकार या कोई आधार नहीं है, ये बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। जी हाँ, लगे हाथों बता दें, कश्मीर कभी हिस्सा नहीं बनेगा पाकिस्तान का, अपनी दशा पर ध्यान दे पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान को लताड़ा या फिर उनकी मजबूरी बन गई है पाकिस्तान को लताड़ना। आपको बता दें, गुलमर्ग आतंकी हमले के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेका अध्यक्ष ने कहा कि गुलमर्ग जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान दोस्ती का रास्ता नहीं खोज लेते और इससे जम्मू कश्मीर की परेशानियां खत्म नहीं हो जाती। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग के पास गुरुवार को आतंकवादियों द्वारा सेना के वाहन पर घात लगाकर किए गए हमले में 2 सैनिक और 2 सेना के कुली मारे गए। वहीं हमले में एक अन्य सैनिक और एक कुली घायल हो गए। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस राज्य में ऐसे हमले होते रहेंगे। आप जानते हैं कि वे कहां से आते हैं और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। मैं पिछले 30 सालों से ये देख रहा हूँ, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मैं शहीदों के परिवार से माफी मांगता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं गुलमर्ग हमले के शहीद जवानों और मृतक कुलियों को श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवारों से माफी मांगता हूँ। फारूक ने कहा कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 21 अक्टूबर को कहा था कि अगर इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है तो उसे यहाँ आतंकी घटनाएं रोकनी ही पड़ेंगी। दोस्तों, इतना सॉफ्ट बयान, इतने सॉफ्ट तरीके से पाकिस्तान को सुनाया है अब्दुल्ला ने, जो कि क्लियरली दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में अब अब्दुल्ला की सरकार है तो पाकिस्तान के प्रति रुख तो बदलेगा ही, लेकिन जिस प्रकार से रुख बदल रहा है वो दिखाई दे ही नहीं रहा कि आप वाकई में पाकिस्तान पर कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मजबूरी में उनको ये बयान देना पड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार होनी चाहिए थी जो कि बेहतरीन तरीके से इन आतंकवादियों का सामना कर सकता हो। साथ ही साथ आपको बता दें, संघर्ष और अनिश्चितता के दौर में नए मुकाम पर पहुंची भारत जर्मनी की दोस्ती। ओलाफ शोल्ज की दिल्ली यात्रा पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां, भारत जर्मनी की दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार नए मुकाम को हासिल कर रही है। इस बात का सबूत जर्मनी चांसलर की उनके कार्यकाल में लगातार तीसरी भारत यात्रा भी है। ओलाफ स्कोल्ज इन दिनों नई दिल्ली की यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय में मजबूत सहारे के रूप में उभरी है जब दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना कर रही है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ साथ हैवी अंतर सरकारी परामर्श बैठक में भाग लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत जर्मनी के संबंध आदान प्रदान के संबंध नहीं बल्कि 2 सक्षम और मजबूत लोकतंत्रों की परिवर्तनकारी साझेदारी है। ऐसे में आप भी दोस्तों ओलाफ स्कोल्ज को मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अतिथि देवो भव के तर्ज पर। तो वहीं आपको बता दें, जयशंकर जी की यात्रा के दौरान पाकिस्तान के साथ कोई भी औपचारिक बैठक नहीं हुई, लेकिन संवाद के द्वार हैं खुले। जी हां, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि बहुपक्षीय बैठकों के दौरान खासकर मेजबान और प्रतिभागी अतिथियों के बीच प्रतिनिधि मंडलों का एक दूसरे का अभिवादन करना तथा दोपहर एवं रात्रि भोज के दौरान अनौपचारिक बातचीत करना आम बात है। उन्होंने गुरुवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि एससीओ सहित विदेश मंत्रियों के लेवल पर पाकिस्तान और भारत के बीच कोई ऑफिशियल बैठक नहीं हुई, औपचारिक बैठक नहीं हुई। जयशंकर पिछले साप्ताहिक एससीओ बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। वो पिछले लगभग 1 दशक में पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। सूत्रों के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर जी और डार के बीच 2 मौकों पर अनौपचारिक बातचीत हुई, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों पर जमी बर्फ पिघलने का सही तरह का कोई संकेत नहीं मिला। साथ ही साथ बता दें, जिस काम में चीन को टक्कर देता था बांग्लादेश, यूनुस सरकार में अब वो भी डूब गया। जी हाँ, इन 2 चीजों
पर टिका है बांग्लादेश का भविष्य। बता दें, बांग्लादेश का वो धंधा जो दुनिया भर में नाम कमा रहा था अब चौपट पड़ गया है शेख हसीना सरकार में, जिसकी बदौलत बांग्लादेश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन तक को टक्कर दे रहा था, वो अब चौतरफा संकट में घिरा है। लेकिन फिलहाल यूनुस सरकार इस चुनौती से निपटने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाती नहीं दिखाई दे रही। अंतरिम सरकार के अब तक लिए गए बड़े फैसलों से ऐसा लगता है कि उसे अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता ज्यादा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार के फैसले कट्टरपंथी और इस्लामवादियों को खुश करने वाला ज्यादा और जनता व देश की भलाई करने वाला कम नजर आ रहा है। यही वजह है कि देश का सबसे कमाऊ धंधा कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग की। बीते 3 दशक में बांग्लादेश ने इसी कपड़ा उद्योग की ही बदौलत अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं कि 2030 के लिए सेट किया गया टारगेट लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल दिखाई पड़ता जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर निर्यात पर ही निर्भर है, जिसमें ब्रांडेड कपड़ों का निर्यात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बांग्लादेश की पूर्ववर्ती सरकार ने 2030 तक $100 बिलियन के गारमेंट एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा था, जो अब ग्लोबल और लोकल दोनों ही स्तरों पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि देश के कपड़ा कारोबारियों को अब भी उम्मीद है कि अगर समय रहते सही उपाय कर लिए गए तो ये टारगेट हासिल किया जा सकता है। बहरहाल ऐसा लगता तो दिखाई नहीं दे रहा, बाकी आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल बांग्लादेश की यूएसपी वाला प्रोडक्ट डूबता जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, साथ ही साथ बता दें तो उधर मालदीव कर्ज में डूबा देश को बचाने के लिए मोहम्मद मुइजू सरकारी कर्मचारियों की काटेंगे सैलरी और खुद भी लेंगे आधी तनख्वाह। दोस्तों, भारत को आंख दिखाने वाला, भारत से पंगे लेने वाला देश और मुइजू आज घुटनों के बल रेंगता नजर आ रहा है। जी हां, भारत के पड़ोसी मालदीव के आर्थिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने आर्थिक सुधारों के प्रयासों के हिस्से के रूप में लागत में कटौती की घोषणा कर दी। मंगलवार को राष्ट्रपति के कार्यालय ने घोषणा की है कि मोहम्मद मुइजू अपनी सैलरी में 50% नहीं लेंगे। कर्ज के संकट से निपटने के लिए मालदीव में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती की जाएगी। बैंकों को छोड़कर सभी राजनीतिक नियुक्तियों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10% की कटौती होगी। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, इजराइल की जवाबी कार्रवाई से पहले ईरान के सेना प्रमुख की बहुत बड़ी धमकी। कहा, अमेरिकी हथियार भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। जी हां, इजराइल 2 आतंकी संगठनों के खिलाफ युद्ध कर रहा है। एक है फलस्तीन के गाजा में हमास और दूसरा है लेबनान में हिजबुल्लाह। ये दोनों ही संगठन ईरान की मदद से खड़े हुए हैं और संगठन का विस्तार किया। दोनों ही का टारगेट हमेशा से इजराइल रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल ने पहले गाजा में घुसकर हमास को उखाड़ फेंक दिया और अब लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह करने में लगा हुआ है। इस बीच ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला करके अपनी धरती पर हमास प्रमुख की हत्या का बदला लिया। लेकिन इजराइल ने इस हमले के बाद से जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। साथ ही अमेरिका के साथ मिलकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कदम भी उठा लिए हैं। साथ ही साथ बता दें, यूरोप का आखिरी तानाशाह इस मुल्क में 7वीं बार सत्ता संभालने जा रहा पुतिन का यह जिगरी दोस्त। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों में कई समानताएं भी हैं। पुतिन की तरह ही लुकाशेंको भी लंबे समय से बेलारूस की सत्ता पर काबिज हैं। इसी साल मार्च में पुतिन 6ठी बार रशिया के राष्ट्रपति चुने गए थे। अब उनके दोस्त लुकाशेंको का भी 7वीं बार राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। बेलारूस में अगले साल जनवरी में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। लुकाशेंको 1994 से ही बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। लुकाशेंको जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने बेलारूस को गड्ढे से निकालने का वादा किया था। हालांकि अब उनकी छवि तानाशाही हो गई है और उनको यूरोप का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है। 2020 में लुकाशेंको 6ठी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। पिछले चुनाव में जब लुकाशेंको की जीत की घोषणा की गई थी तब बेलारूस में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बेलारूस में तमाम विरोध के बावजूद लुकाशेंको की सत्ता पर पकड़ मजबूत हो रही है। अगली खबर की बात करें उससे पहले दोस्तों हमारा सवाल आपसे ये है, अगर आप कहेंगे तो हम वैसा जरूर करेंगे। क्या अब से हमें खबर चेहरे के साथ देना चाहिए? क्या फेस के साथ आपको खबर बतानी चाहिए? बताना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। हम आशा करते हैं आप इसका जवाब जरूर देंगे ताकि हम चैनल को और से और ज्यादा बढ़ा सके। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां टीटीपी ने फिर उड़ा दी पाकिस्तान की नींद। आतंकी हमले में मारे गए 11 सैनिक। जी हां, पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के द्रबन में आतंकवादी हमले की सूचना है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने एक सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में अभी तक फ्रंटियर कोर के 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 3 अन्य घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये चौकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी की थी। टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो वहीं बता दें, हिंसा के बाद यूपी सरकार के रडार पर बहराइच के 495 मदरसे अब एटीएस खंगाले का कुंडली लेटर मिलने से मचा हड़कंप। जहां उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने यूपी में राज्य में संचालित किए जा रहे 4000 से अधिक गैर सहायता प्राप्त मदरसों के वित्त पोषण की जांच शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। योगी सरकार ने
ने प्रदेश भर में संचालित बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश किए थे, जिसके बाद यूपी एटीएस के रडार पर प्रदेश के 4191 मदरसे आ गए हैं। इनमें गोंडा बहराइच के करीब 700 मदरसे शामिल हैं। एटीएस को जांच में लेटर मिलने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलेगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जाते जाते व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।